अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं और हम उन्हें किस लिए यूज़ करते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे और हम उसको नाम दे देंगे tutorial17.html। ठीक है, यहाँ हमने एक फ़ाइल बना ली और अब हम इसमें बॉयलर प्लेट ऐड कर देंगे और बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद मैं यहाँ लिख दूँगी CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया CSS सेलेक्टर्स। अब बात करते हैं CSS सेलेक्टर्स की। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनल CSS का। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ बॉडी में आएंगे और यहाँ पर हम P टैग का यूज़ करेंगे, यानी कि एक पैराग्राफ ले लेंगे और पैराग्राफ में या तो मैं लिख लेती हूँ जैसे कि दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको स्टाइल करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि हम CSS को स्टाइल किस तरह से करेंगे। अब मुझे इस P टैग को टारगेट करना है। ठीक है, अब जबकि मैंने यहाँ पर P लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट में जितने भी P टैग हैं ये उन सबको टारगेट करेगा, यानी कि जितने भी पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ दूंगी ये उन सब पर अप्लाई कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं इसको स्टाइल करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिया कलर और यहाँ मैं लिख देती हूँ रेड। अब यहाँ मैंने क्या कहा है कि आप जो भी P टैग है, P क्या है, सेलेक्टर, यानी कि अब ये इस P टैग को सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्टर का मतलब ही यही होता है कि HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हुए हम उनकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे HTML के एलिमेंट हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे पैराग्राफ को करना है तो मैंने P टैग लिख दिया। अगर मुझे H1 को करना है तो मैं यहाँ H1 लिख सकती हूँ। अगर मुझे div को करना है तो मैं यहाँ div लिख सकती हूँ। ठीक है, जिस एलिमेंट को भी आपको स्टाइलिंग करनी है आप उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ कलर ली तो ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को मैंने वैल्यू कर दे दी रेड और यहाँ पर कलर पैलेट मुझे मिल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकती हूँ कलर को। ठीक है, तो अब हम अगर ब्राउज़र पर अपने जाते हैं और हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ये देखें, ये क्या, दिस इज़ पैराग्राफ और इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया रेड। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर अभी क्या करती हूँ, मैं यहाँ एक और पैराग्राफ लेती हूँ और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक डमी टेक्स्ट ले लेती हूँ। अब हम जाकर देखते हैं, यहाँ अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं तो देखें इसका कलर भी क्या हो गया, इसका कलर भी हो गया रेड। तो इस तरीके से मेरी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ होंगे ये उन सब का कलर क्या कर देगा, रेड। अब सिर्फ मैं इसका कलर ही चेंज नहीं कर सकती बल्कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर जैसे कि यहाँ कुछ भी ले लेती हूँ, ये सिंपल सा ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया, अगर बैकग्राउंड कलर भी आ गया इसका। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई एक प्रॉपर्टी नहीं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एक हो गया हमारे पास ये एलिमेंट सेलेक्टर। अब देखें, वैसे जो है CSS में काफ़ी हमारे पास सेलेक्टर्स हैं, बट ये जो आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं ये बेसिक सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखें, जैसे कि हम लोगों ने HTML में कमेंट पढ़ा था कि कमेंट का क्या काम होता है। आप जस्ट वहाँ कुछ समझने के लिए या याद दहानी के लिए कि आपको याद रहे आपने ये काम किस लिए किया है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं और वो आपके ब्राउज़र में शो नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसका आउटपुट आपको शो नहीं होगा। तो अब CSS का जो होता है कमेंट करने का तरीका वो अलग होता है। तरीका वो ये, मतलब इसमें उसका जो है उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश से करते थे, बट इसमें जब अभी मैं कमेंट करती हूँ तो आप देखिएगा उसका पैटर्न अलग है। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ में यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करूँगी। ये देखें, अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश है, एस्टेरिक है, फिर एस्टेरिक है और फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, तो ये तरीका होता है CSS में कमेंट करने का। सही है, उसके बाद अब देखें, ये तो मैंने P टैग को लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक H1 ले लेती हूँ और इसमें भी मैं लिख देती हूँ CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, CSS सेलेक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने CSS सेलेक्टर्स लिखा है, तो अब हम वहाँ जाते हैं। अभी देखें ये कैसा, यहाँ पर अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक कलर का होता है, तो ये ब्लैक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अब मैं इसकी भी स्टाइलिंग करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ आकर मैं इसको H1 लिखूँगी और यहाँ आकर इसका अब मैं कलर जो भी करना चाहती हूँ या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, जो भी मैं करना चाहूँगी वो आप
इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसका कलर यहाँ ब्लू कर देती हूँ, अब वहाँ जाती हूँ तो देखें ये ब्लू हो गया इसका कलर, ठीक है। इस तरीके से आप हर एलिमेंट को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और ये एलिमेंट सेलेक्टर कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने HTML आईडी एंड क्लासेस के वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि आईडी और क्लासेस क्या होती हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, देखें आईडी किस लिए यूज़ की जाती है। मैंने पैराग्राफ को यहाँ पर कह दिया है कि सबका कलर क्या हो, रेड हो, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ, इसका कलर कुछ और हो, इसका कलर रेड नहीं हो, ठीक है। यानी कि एक सिर्फ एक यही पैराग्राफ हो जिसका कलर चेंज हो, बाकी सब पैराग्राफ का कलर रेड ही हो, ठीक है। तो यानी कि अब इसको मैं क्या करूँगी, यूनिक बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए मैं यूनिक काम करूँगी, इसका कलर मैं अलग रखूँगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी आईडी। क्योंकि आपको पता है एक एलिमेंट को हम एक ही आईडी देंगे, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आइडेंटिफायर है वो। और ये जो आईडी मैं इसको दे दूँगी, फिर इस नाम की आईडी में किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकती, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो डिव है, या जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आईडी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख देती हूँ पैरा, ठीक है। अब ये मैंने लिखा, और देखें आईडी को अब हम इसमें किससे डिनोट करेंगे, पाउंड का सिंबल जो होता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा, सॉरी, ये पाउंड का सिंबल लिखा, और उसके बाद मैं लिखूँगी पी, पैरा, ठीक है, पी है और आर है, पैरा, ये मैंने लिखा, यानी कि आईडी पैरा। यहाँ मैंने लिखा है आईडी इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख दिया पैरा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दी, और उसका नाम क्या है, पैरा। और इस आईडी को डिनोट हम किससे करते हैं, CSS में, यानी कि कैसे इसे पता चलेगा कि ये आईडी है, क्योंकि हमने यहाँ पाउंड का सिंबल यूज़ किया, और जो नाम था उसका, फिर उसके बाद हमने वो लिखा, डबल ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर लिए, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अब इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो इसका कलर जैसे कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, इसका कलर मैं यहाँ पर कर देती हूँ ब्लू वायलेट, यानी कि सिर्फ इस एक पैराग्राफ का मुझे ब्लू वायलेट कलर चाहिए, और बाकी जितने भी पैराग्राफ होंगे, एक पैराग्राफ हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, इसका कलर क्या होगा, इनका रेड होगा। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें इसका कलर क्या हुआ, जस्ट इस एक पैराग्राफ का कलर जो है वो ब्लू वायलेट हो गया, और इन दोनों का क्या है, रेड है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर आईडी को, ठीक है। तो ये है हमारे पास आईडी सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया आईडी सेलेक्टर। अब हम इसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं इसको, ताकि ये हमारे ब्राउज़र पर शो नहीं हो, ठीक है। अब हमने दो सेलेक्टर देख लिए, एक हमने देख लिया एलिमेंट सेलेक्टर, एक हमने देख लिया आईडी सेलेक्टर। अब थर्ड सेलेक्टर जो हम देखेंगे वो है हमारे पास क्लास सेलेक्टर। अब देखें क्लास सेलेक्टर में हम यहाँ पर किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि इस पैराग्राफ को मैंने आईडी दी है, अब इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे देती हूँ कोई भी, ठीक है। यहाँ मैंने पैराग्राफ लिया, या उसी पैराग्राफ को मैं क्लास दे सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं इसको दूँ। अगर मुझे कोई ऐसा स्टाइल जो मुझे इन सब के ऊपर ही अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए मैं डायरेक्ट पी टैग को लेना ज़रूरी नहीं है, मैं उसके लिए एक क्लास भी ले सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास क्या ले लेती हूँ, अब देखें यहाँ पर मैं क्लास लूँगी, अभी जस्ट मैं P1 ले रही हूँ, ठीक है। मैंने एक क्लास दी, इसको P1 या P क्लास भी दे सकती थी मैं, जो आप नाम चाहें। वैसे नाम आप इस तरीके का रखें कि आपके लिए भी आसानी हो, और अगर कोई और डेवलपर आपके साथ काम कर रहा है तो उसको भी आसानी हो। मैं तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए आपको समझा रही हूँ, तो आप कुछ भी यहाँ पर मैं नाम ले लेती हूँ, बट आप जो है वो एक ऐसा नाम रखें जिससे पता चले कि हाँ ये चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर क्लास ली, और क्लास को देखिए अब हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर डॉट से, ठीक है। डॉट लिया मैंने क्लास के लिए, हम यहाँ यूज़ करते हैं डॉट। अब डॉट लेने के बाद मैंने क्लास का नाम क्या लिया, P1, ये देखें इस तरह मैंने लिया। और अब इसकी प्रॉपर्टी में जो भी लेना चाहती हूँ वो मैं ले लूँगी, यानी कि अब सब पैराग्राफ के लिए मुझे जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं यहाँ पर शो करवा दूँगी। अब ये मैंने लिया, अगर मैं इसमें कुछ अलग से काम करना चाहती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको क्या करूँ, बॉर्डर दे दूँ, ठीक है। बॉर्डर क्या दे दूँ मैं, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक दे देते हैं इसको, ठीक है। ये हमने लिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम सॉलिड यानी कि स्टाइल बता रहे हैं, ये इसकी विड्थ बता रहे हैं, और ये इसका कलर देखें, यहाँ पर आपको सिंटेक्स भी नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ 2 पिक्सल क्या है, लाइन की विड्थ है, और सॉलिड क्या है, लाइन का स्टाइल है, और ब्लैक क्या है, वो उसका कलर है, ठीक है। ये एमिट के ज़रिए हमें VS कोड में एब्रीविएशन जो है वो सब पता चलती हैं कि क्या काम किस लिए हो रहा है, ये हमें यहाँ पे सजेशन दे दी जाती हैं। तो ये बेनिफिट है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके अपने ब्राउज़र में देखते हैं। अब देखें उस पैराग्राफ के लिए मैंने एक क्लास यूज़ की, और क्लास के बाद मैंने क्या काम किया, ये किया। अब देखें आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम आईडी में भी दे सकते थे, ठीक है, हम आईडी में भी दे सकते थे, लेकिन अगर इस क्लास को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी करती हूँ, और इसे मैं सब पैराग्राफ में यहाँ पर जितने भी मैंने लिए हैं इन सब में पेस्ट कर देती हूँ।
अब देखें यहाँ पर, सॉरी ये स्पेस देनी चाहिए, ये देखें। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टाइल इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन आईडी को हम यूनिक रखेंगे। आईडी हम मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, एक ही आईडी, यानी कि इस पैरा आईडी को जो मैंने यहाँ पर लिया मैं इन पैराग्राफ को नहीं दे सकती हूँ। अब कोई काम मुझे जो इन सब के लिए करना है उन्हें मैं इस तरीके से करूँगी, ठीक है। क्योंकि देखें जब हम काम करेंगे तो हम एलिमेंट को कम टारगेट करते हैं, क्योंकि एलिमेंट को अगर हम टारगेट करेंगे तो क्या होता है, फिर हमारी पूरी वेबसाइट पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग तरह से हम काम करें। एलिमेंट कहीं कहीं हमें यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एलिमेंट को हम कहीं टारगेट करते हैं, वरना ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्लास और आईडी के ज़रिए ही हम सारा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सेलेक्टर है, कहीं ना कहीं काम आता ही है, इसलिए इसको समझाना लाजमी था, ठीक है। तो हमने एलिमेंट सेलेक्टर देख लिया, आईडी सेलेक्टर देख लिया और क्लास सेलेक्टर देख लिया। अब देखिए मैं इसमें और भी क्लासेस दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं यहाँ इसको P2 दे देती हूँ तो मैं उसके ज़रिए भी स्टाइलिंग कर सकती हूँ, यानी कि कोई एक काम जो इसमें बिल्कुल आपको यूनिक करना है तो वो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे काम हैं, जिसमें कि हम अगर यहाँ पर देखें, वैसे अभी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। बट फिर भी मैं इसी को ही चलें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ, और इस टाइम पर मैं इसका क्या करूँगी, कलर कुछ अलग कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम ये कलर कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ जाते हैं तो देखें इसका बॉर्डर क्या हो गया, इसका बॉर्डर यहाँ पर हो गया ग्रीन। तो हम दूसरी किसी क्लास को यूज़ करते हुए इस तरीके से काम कर सकते हैं। वैसे एक ही क्लास पे काम हो जाता है, बट अगर आपको दूसरी क्लास चाहिए तो आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक सिलेक्टर आता है। वो सिलेक्टर क्या है हमारे पास, अगर मैं इन सब को यहाँ से क्या करती हूँ, अभी कमेंट कर देती हूँ, या हाँ मैं इसको ऐसा करती हूँ, अभी मैं इसको करती हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ली H1, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा CSS। अब उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ H3 और मैं यहाँ लिख देती हूँ HTML, और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ लिया और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने लिखा दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं ये चाहती हूँ कि इन तीनों की स्टाइलिंग सेम हो, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ कि इन तीनों की स्टाइलिंग सेम हो। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखूँगी H1 कॉमा, यानी कि मैंने इसको सेपरेट कर दिया, फिर मैं लिखूँगी H3, फिर मैं लिखूँगी कॉमा, और फिर मैं लिखूँगी P, और इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाऊँगी। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिख दूँगी कलर, और कलर करने के बाद यहाँ पर मैं इसका कलर कौन सा सेलेक्ट करती हूँ, जैसे कि ब्लू ले लेते हैं, चलें, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया ब्लू कलर। अब मेरे पास H1 H3 P, यानी कि इन तीनों के कलर क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। अभी हम चल के देखते हैं, ये देखें ये आ गया ब्लू, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले रहा है हमारे पास, क्यों ले रहा है, देखें P टैग को, क्योंकि मैंने यहाँ पर P को बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, ये दिया है, तो इसने यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कमेंट नहीं किया था, लेकिन कलर देखें इसने यही लिया। मैंने आपको बताया था कि बाद में जो हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, ये उसको लेता है, क्योंकि ये पहले की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ तो अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, इसको हटाती हूँ मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए। अब आप देखें, अब ये उस कलर को पिक नहीं करेगा, ये देखें, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास ये इन सब एलिमेंट को इसने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये हमारे पास कहलाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। यानी कि हमने एक ग्रुप बना दिया और उन सबको क्या किया, हमने एक ही स्टाइल दे दिया, ठीक है। तो ये इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हमें कोई इस तरह का काम चाहिए जिसमें हमें सेम स्टाइलिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ग्रुप सेलेक्टर। अब हमने ये काम कर लिया, ग्रुप सेलेक्टर भी देख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हमारे पास एक सेलेक्टर और है, और वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब देखें यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम ये है कि ये ओवरऑल वेबसाइट को दिखेगा, ये किसी एलिमेंट को टारगेट नहीं करेगा। ये हमारी वेबसाइट में, अब हम इसमें जो भी स्टाइल देंगे वो पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट में फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो सेम रहे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर लूँगी। या अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे क्या हो, बॉर्डर अप्लाई हो जाए,
ओवरऑल पर, ये सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं देखेगा, ये बात याद रखिएगा। और इस तरीके से कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं करता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ये लिया और अब देखें, अब यहाँ जाती हूँ तो देखें हर एक कंटेनर के ऊपर, हर एक एलिमेंट के ऊपर इसने क्या किया है, इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसने ये क्यों किया, क्योंकि ये ओवरऑल एलिमेंट को देखेगा, ये किसी एक को टारगेट नहीं करता है, आपकी पूरी वेबसाइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करता है। तो कभी भी इस तरीके का काम नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मैसी लग रहा है। हम इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसमें कोई इस तरह का काम करते हैं जो हमें अपनी पूरी वेबसाइट में चाहिए। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसका यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। अब फ़ॉन्ट फैमिली हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ हम आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। हमने लिखा गूगल फॉन्ट्स, ये हमने लिखा है यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स। ये हमारे पास गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ आपके पास बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, इतने सारे हैं, आपको जो पसंद आया आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए। ये देखें, जो आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ से लेती हूँ, ये देखें ये आ गया मोंटसेरेट, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें, अब ये इस फ़ॉन्ट का पूरा आपको ये दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आपको जो भी चाहिए आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 400 वाला एक ले लेती हूँ, और क्या करती हूँ मैं यहाँ से इसको आकर यहाँ से हम एक 500 नहीं 600 वाला भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग फ़ॉन्ट्स का हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखें, अभी हम इसको हटाते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक ये वाला फ़ॉन्ट लिया है 400 वाला, और हम एक 500 वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला भी ले लेते हैं। अब ये हमारे पास दोनों फ़ॉन्ट क्या हो गए, यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। अब हम यहाँ आते हैं, देखें 400 और 500 वाला लिया, एक हमने रेगुलर लिया और एक हमने मीडियम लिया। अब इसमें दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है लिंक और एक होता है इम्पोर्ट। आप चाहें तो इम्पोर्ट कर लें, आप चाहें तो लिंक कर लें, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिंक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिंक को इसको कॉपी करेंगे। ये हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे। अब देखें, जो मेरा HTML का यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं अगर इस लिंक को यहाँ पर कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ करूँगी मैं इसको कॉपी, इधर ये कर दिया मैंने, ये लिंक कॉपी। अभी हम इसे क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि सेट हो जाए। अब देखें, अब इसके बाद यहाँ हम नीचे आते हैं, ये जो है इसको हम कॉपी करेंगे, ये इसका फ़ॉन्ट फैमिली है, ये हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर पेस्ट कर दूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ओवरऑल वेबसाइट में फ़ॉन्ट जो है वो यही रहे, मोंटसेरेट रहे। अगर मोंटसेरेट नहीं मिले तो क्या हो जाए, सैंस सेरिफ हो जाए। अब अगर हम जाते हैं तो आप देखिएगा ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा इसका फ़ॉन्ट, ये देखें। आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ गूगल फ़ॉन्ट्स पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्ट वाला है, आप इम्पोर्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्ट वाला आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ये जो आपको मिल रहा है ये आप स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। देखिए उन्होंने बताया भी है कि आप स्टाइल टैग के अंदर इसका यूज़ कर लें, और फिर उसी तरीके से जिस आपको किसी भी एलिमेंट को अगर आपको उसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो आप उस एलिमेंट के साथ इसको रख दें, और अगर आपको पूरी वेबसाइट पे करना है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसके साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है ये मिल जाएंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसमें भी लिख देती हूँ कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये देखें ये यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया। यानी कि आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि CSS में सेलेक्टर क्या होते हैं, यानी कि HTML के किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हुए उसको सेलेक्ट कर कर हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। क्लास सेलेक्टर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है क्लास सेलेक्टर। तो हमने क्लास सेलेक्टर भी देख लिया, हमने ग्रुप सेलेक्टर भी देख लिया, और हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर भी देख लिया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि CSS में बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, बट ये बेसिक सेलेक्टर हैं जिनका यूज़ करते हुए हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको सेलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।